हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एविएशन जगत में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सियल फ्लो कंप्रेसर के बारे में। हम ऑलरेडी जो है सेंट्रीफ्यूगल के बारे में पढ़ चुके हैं और उसमें हमने बताया था क्या है सेंट्रीफ्यूगल और एक कंप्रेसर का क्या यूज होता है, सभी चीज़ों के बारे में बताया था। लेकिन आज यहाँ पर हम बताने वाले हैं एक्सियल फ्लो कंप्रेसर के बारे में। सबसे पहले मैं जानना होगा कि एक्सियल फ्लो कंप्रेसर होता क्या है, कैसे काम करता है और इसके क्या क्या डिफरेंट स्टेजेज होते हैं, इसका यूज क्या होता है, N1 N2 जो इनमें स्टेज होते हैं ये किस प्रकार से एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड सपोर्ट कर लेना। सबसे पहले कि व्हाट इज एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। जैसा कि हमने सेंट्रीफ्यूगल में बताया था कि उसमें जो भी कंप्रेशन होता है, जो भी एयर फ्लो बाहर निकलती है वो एक रेडियल डायरेक्शन में निकलती है। लेकिन इसमें जो है, जैसा नाम है एक्सियल, तो जो भी इसमें कंप्रेशन होता है वो एयर फ्लो के पैरेलल डायरेक्शन में होता है, ना कि रेडियल डायरेक्शन में। जो भी एयर फ्लो आती है उसका कंप्रेशन होगा वो जो है सारा का सारा एक पैरेलल डायरेक्शन में होगा। और एक्सियल फ्लो जो है इसके ऐसा नहीं कि एक या दो ही इसमें स्टेज हो सकते हैं, इसमें जो है कई सारे हो सकते हैं। लाइक सिंगल स्पूल के होते हैं, डबल स्पूल के होते हैं, ट्रिपल स्पूल के होते हैं। तो सिंगल स्पूल, डुअल स्पूल और ट्रिपल स्पूल, इन सब का क्या मतलब है इसको थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर। तो सिंगल स्पूल का मतलब होता है ओनली वन रोटेटिंग शाफ्ट होता है जिसमें कंप्रेसर और टरबाइन जो है जुड़ा हुआ होता है। तो अभी यहाँ पर हम टरबाइन के बारे में नहीं बताएंगे, ओनली कंप्रेसर के बारे में बात करने वाले हैं। डुअल स्पूल में जो है फ्रंट कंप्रेसर को हम N1 बोलते हैं। N1 मतलब कि लो प्रेशर कंप्रेसर। और जो रियर कंप्रेसर होता है, इसमें दो कंप्रेसर हैं, फ्रंट एंड रियर। और जो रियर कंप्रेसर होता है उसको हम N2 कहते हैं। इसको कहते हैं कि हाई प्रेशर कंप्रेसर। तो N1 N2 क्या है, किस प्रकार से ये एक दूसरे से अलग है, क्या इन दोनों का जो रोटेशन है एक साथ होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आगे बताने वाले हैं वीडियो में। तो और इसके साथ साथ अभी जैसे पता चल गया जो है ओनली वन स्पूल में क्या हो गया और डुअल स्पूल में, अब बताते हैं हम आपको ट्रिपल स्पूल में क्या होता है। तो ट्रिपल स्पूल में जो है फैन होता है, इसको हम N1 बोलते हैं, मतलब लो प्रेशर कंप्रेसर फैन को बोला जाता है। नेक्स्ट लाइन जो होती है इसमें उसको बोलते हैं N2। N2 मतलब कि इंटरमीडिएट कंप्रेसर होता है। और वहीं पर N3 जो है एक हाई प्रेशर कंप्रेसर होता है। अब चलिए ये समझिए कि आखिर ये मल्टी स्पूल डिजाइन क्यों बनाया जा रहा है, क्यों आखिर कई सारे स्पूल के साथ बनाया गया है कंप्रेसर को यहाँ पर एक्सियल फ्लो में। तो उसका सबसे मेन रीज़न है, उन सभी को बताने वाले हैं यहाँ पर हम। लाइक हाई कंप्रेशन रेशियो चाहिए होता है जिन बड़े एयरक्राफ्ट में, वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। क्विक रिस्पांस, कोई भी रिस्पांस होता है किसी भी प्रकार की करेक्टरिस्टिक हो, लाइक स्टालिंग करेक्टरिस्टिक हो, तो उसे जल्द से जल्द बाहर आ सकते हैं, क्योंकि ये जितना हमें थ्रस्ट चाहिए होगा उतना प्रोवाइड कर सकता है एक निश्चित क्वांटिटी में। तो उसके साथ साथ जो है स्पीड, अभी हम बात करें कि जो N1 N2 की स्पीड होती है किस प्रकार से डिफ्रेंशिएट है, मतलब एक दूसरे से किस प्रकार से अलग है। तो जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में हमारा एयरक्राफ्ट ऊपर जाता है तो वहाँ पर प्रेशर हमें पता है कम हो जाता है, तो डेंसिटी भी वहाँ की कमी होती है ऊपर, जिस प्रकार से एयरक्राफ्ट ऊपर जाएगा। तो थ्रस्ट के लिए क्या ज़रूरी है, थ्रस्ट के लिए मास ज़रूरी होता है और एक्सेलरेशन ज़रूरी होता है। मास ऑफ एयर, तो ऊपर जो है जब डेंसिटी कम है तो वहाँ पर एक निश्चित वॉल्यूम में एयर बहुत कम होगा, तो वहाँ पर मास भी काफ़ी कम होगा। मतलब कि वहाँ की डेंसिटी के कम होने के साथ साथ जो है कम मास है तो वहाँ पर कंप्रेशन कम हो पाएगा। N1 में काफ़ी कम कंप्रेसर होगा, तो इसके लिए जो है इसकी स्पीड बढ़ानी होती है काफ़ी ज़्यादा N1 की। तो जिस प्रकार से एटमॉस्फेयर में एयरक्राफ्ट हमारा ऊपर जाता है तो वहाँ पर N1 की स्पीड जो है वो बढ़ती जाती है। अब आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि N1 की स्पीड बढ़ी तो N2 की भी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि ये दोनों जो है एक दूसरे से मैकेनिकली कपल्ड नहीं होते हैं, एरोडायनेमिकली रूप से एक दूसरे से कपल होते हैं। पर N2 जो है डायरेक्टली जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर के बढ़ने घटने के साथ ही इसका जो है रोटेशन पर भी इफेक्ट पड़ता है N2 के। अगर हम बात करें N2 और टेम्परेचर किस प्रकार से वेरी करते हैं, तो एक दूसरे से कांस्टेंट फॉर्म में बढ़ते रहते हैं। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही N2 बढ़ेगा। और वहाँ पर अगर अल्टीट्यूड के बारे में बात करेंगे N1 और अल्टीट्यूड में क्या है, उसके N1 के RPM में, तो अल्टीट्यूड बढ़ने के साथ N1 का RPM भी बढ़ता रहता है। तो अभी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि क्यों बढ़ता रहता है, क्योंकि ऊपर मास कम है तो वहाँ पर RPM बढ़ाना पड़ता है N1 का, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रेशन हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा थ्रस्ट हमें मिल सके, क्योंकि थ्रस्ट इक्वल टू होता है MA। चलिए हम बात करते हैं N2 RPM का और N1 RPM में क्या रिलेशन है।
तो हम डायरेक्टली इसमें एक दूसरे से कोई खास रिलेशन नहीं बोल सकते, मतलब कि कांस्टेंट फॉर्म में दोनों नहीं बढ़ते हैं, वेरिएबल फॉर्म में बढ़ते हैं। अगर वहीं पर बात करें कि N1 का थ्रस्ट और N1 का आरपीएम के साथ साथ थ्रस्ट पर क्या इफेक्ट है, तो N1 का आरपीएम जिस प्रकार से बढ़ता जाता है, थ्रस्ट भी कांस्टेंट फॉर्म में उसी प्रकार से बढ़ता ही जाता है। लेकिन जब N2 बढ़ता है तो थ्रस्ट जो है वेरिएबल फॉर्म में बढ़ता है। इसीलिए मैंने बताया था अभी N1 का क्या इफेक्ट है, मास कम होता है तो बढ़ाते हैं उसका आरपीएम, रोटेशन पर मिनट, तो रिवोल्यूशन पर मिनट जैसे हम बढ़ाते हैं तो थ्रस्ट हमें और ज़्यादा मिलता है। तो N1 की केस में होता है, ना कि N2। ये कन्फ्यूज मत होइएगा। जो भी हमारा टाइकोमीटर लगा हुआ होता है वो N1 में, और जो भी हमें इंडिकेशन मिलता है कॉकपिट में वो N1 के आरपीएम का इंडिकेशन इसीलिए मिलता है क्योंकि ये कांस्टेंट फॉर्म में थ्रस्ट जिस जिस प्रकार से N1 आरपीएम बढ़ेगा उसी प्रकार से थ्रस्ट भी बढ़ेगा। ये N1 के केस में होता है, ना कि N2 के केस में। N2 में क्या होता है, टेम्परेचर जो है, N2 का आरपीएम जो बढ़ता है तो थ्रस्ट एक वेरिएबल फॉर्म में बढ़ता है, ना कि कांस्टेंट फॉर्म में बढ़ता है। और N2 कैसे बढ़ता है, जिस प्रकार से हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो उसी प्रकार से N2 बढ़ता है। तो आई होप इतना तो आपको समझ में आया होगा। अगर आप थोड़ा और भी समझने की कोशिश करिएगा कि N1 का डिफिनेशन थोड़ा यहाँ पे, कि अगर N1 के केस में 90% थ्रस्ट मिल रहा है एयरक्राफ्ट को तो कॉकपिट में 90% ही शो होगा। लेकिन अगर N2 के केस में 90% थ्रस्ट मिल रहा है, कुछ भी हो गया, तो वो डायरेक्टली एग्जैक्ट अमाउंट नहीं शो होगा क्योंकि ये वेरिएबल फॉर्म में बढ़ता है N2, और N2 जो डायरेक्टली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ना कि मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर पर डिपेंड करता है। तो इतना आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब एक बात और समझिए कि कंप्रेसर का आखिर यूज हम क्यों करते हैं, इनका कहाँ कहाँ पर और यूज होता है, तो ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो है प्रेशराइजेशन में यूज किए जाते हैं, ये बात आपको पता ही होगी। एयर कंडीशनिंग में और न्यूमेटिक स्टार्टर में भी इनका यूज करते हैं हम। कैबिन प्रेशराइजेशन हो गया, एयर कंडीशनिंग हो गया, बहुत से प्रकार के एंटी आइसिंग में भी, इनलेट एंटी आइसिंग हो गया, वहाँ पर भी कंप्रेसर के एयर का यूज किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्रेसर सेक्शन। और मैं ऑलरेडी आपको बताया होता है कि कंप्रेसर का अगर बेसिक में बोलेंगे इसका क्या यूज है, तो इसका यूज यही होता है कि जो भी इनलेट से एयर आती है उसको कंप्रेस करता है, उसका प्रेशर को बढ़ाकर और एक निश्चित अमाउंट ऑफ एयर जो है आगे कंबस्शन में भेजता है, जिससे कि हमारा थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आप एक्सियल फ्लो कंप्रेसर के बारे में जानना चाह रहे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। नए हो चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट कर लेना। बेसन जगत। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो।